अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई रियली होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम 14.4 लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर 14 की एक बेस माना जाता है, नेम्ड एज टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। स्टूडेंट, इससे पहले भी आप पॉलीमर्स को तो पढ़ चुके हैं, पॉलीमर्स को क्लासीफाई भी कर चुके हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्ट्रक्चर की बेस पे क्लासीफाई किया, फिर नेचर ऑफ मोनोमर्स की बेस पे आपने इसको क्लासीफाई किया, फिर थर्म यानी हीट की बेस पे क्लासीफाई किया। सो अब मोनोमर्स के आपस में मिलकर पॉलीमराइज होने के फिनोमिना की बेस पे आप इसको क्लासीफाई करने जा रहे हो। डियर स्टूडेंट्स, बेसिकली इसकी दो मेजर क्लासेस हैं, एडिशनल पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन। आप आने वाले चैप्टर में आगे जितनी भी एग्जाम्पल्स पढ़ने वाले हो, या तो वो एडिशनल पॉलीमराइजेशन के थ्रू लिंक होंगे उसमें मोनोमर्स, या वो कंडेंसेशन प्रोसेस को फॉलो करेंगे। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने आज का लेक्चर अच्छे तरीके से समझना है। कुछ हम एमसीक्यूज भी एंड पे डिस्कस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन। स्टूडेंट्स, आप ना एक साइंटिस्ट का नाम जहन में रखिएगा, वॉलेस ह्यूम कैरेथर्स। इन 1929 में इस साइंटिस्ट ने पहली दफ़ा पॉलीमर्स की प्रोसेसिंग यानी किस तरह से मोनोमर्स आपस में कंबाइन होते हैं और पॉलीमर्स बनाते हैं, इंट्रोड्यूस की थी ये चीज़। सो बेसिकली अगर टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन की बात की जाए तो स्टूडेंट्स इसकी दो मेजर टाइप्स हैं। नंबर वन इज एडिशनल पॉलीमराइजेशन। एडिशनल पॉलीमराइजेशन डिटेल से आपको बताया जाएगा आज के लेक्चर में एडिशनल पॉलीमराइजेशन क्या है। एंड द सेकंड वन इज कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन। एंड द सेकंड वन इज कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन। स्टूडेंट्स, हम दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडिशनल पॉलीमराइजेशन क्या होती है? एडिशनल पॉलीमराइजेशन, डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको इक्वेशन समझाऊंगा, फिर मैं इसकी डेफिनेशन और इसके फिर मैं कुछ पॉइंट्स लिखूंगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास एक यूनिट है CH डबल बॉन्ड CH। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं इसको विनाइल बोलते हैं। अब इस कार्बन पे बेंजीन ग्रुप लगा हुआ है। एंड नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्टाइरीन। स्टाइरीन। अब ये जो यूनिट है मैं इसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है। और ये जो यूनिट है, इस यूनिट को स्टूडेंट हम क्या बोलेंगे? मोनोमर। मोनोमर। और ये जो मोनोमर है जो मैंने यहां बनाया है, ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड मोनोमर है। स्टूडेंट, अब इसके सामने मैं एक और मोनोमर बनाने वाला हूं। तकरीबन मैं इसके सामने 4 मोनोमर्स बनाऊंगा, 4 मोनोमर्स बनाऊंगा। सो ये चारों मैं इसके सामने भी बनाऊंगा इसी तरह से। तो ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, और ये रहा हाइड्रोजन। अगेन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड बेंजीन रिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से मैं 2 यूनिट्स मजीद बनाऊंगा इसके सामने, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड बेंजीन रिंग, एंड वन मोर यूनिट कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड बेंजीन रिंग। ये मैंने ना 4, अभी 4 ना समझिएगा आप इसको ना बहुत बड़ी तादाद में मान लीजिएगा, ये इन मिलियंस हैं ये यूनिट्स। अब मैं चाहता हूं कि ये आपस में कनेक्ट हों, इनमें कनेक्शंस बने।
ताकि ये जो मोनोमर्स हैं ये कनेक्ट होने के बाद एक लॉन्ग चेन में कन्वर्ट हो जाएं और ये पॉलीमर में कन्वर्ट हो जाएं, पॉलीमर में। जी, अब इस स्पेसिफिक एग्जाम्पल के अंदर जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस इस्तेमाल होने वाला है वो एडिशनल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस है। अब ये एडिशनल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं मैं आपको बताता हूं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले ना याद रखिएगा, एडिशनल पॉलीमराइजेशन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है, लेकिन इन हायर क्लासेस कुछ आप एग्जाम्पल्स पढ़ोगे जिसमें एनायनिक या कैटायनिक प्रोसेस भी होगा, लेकिन स्पेसिफिकली आज हमारे सिलेबस में जो एग्जाम्पल है ना वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करने वाली है। स्टूडेंट्स, आपको पता है चैप्टर 8 में भी आप पढ़ के आए हैं हेलोजिनेशन फ्री रेडिकल प्रोसेस। उस फ्री रेडिकल प्रोसेस में आपने ये बात अच्छे तरीके से सीखी है कि इसके अंदर मेजर 3 स्टेप होते हैं, इनिशिएशन, सेकेंड वन इज propagation, and the third one is termination। जी स्टूडेंट्स, अब इन तीनों स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले इनिशिएशन के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऑर्गेनिक पैरोक्साइड्स लेने पड़ेंगे, R C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, दीज आर ऑर्गेनिक पैरोक्साइड्स। अब ऑर्गेनिक पैरोक्साइड्स को क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक पैरोक्साइड्स को हम हीट करेंगे। अच्छा, अब यहां याद रहे, अब आर का मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं, इतना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ा है। जब आप इसको हीट करेंगे ना या आप एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो अच्छा, इन्हें पैरोक्साइड्स क्यों बोलते हैं, ये आपको पता है कि इन ऑक्सीजन्स पे क्या चार्ज है, -1। तो हीट प्रोवाइड करने पे क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है बिटवीन ऑक्सीजन ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा। स्टूडेंट्स, जब ये होमोलिटिकली ब्रेक होगा तो होमोलिटिकली ब्रेक होने के बाद क्या होगा कि ऑक्सीजन का ये जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन के, अब यार यहां पे जरा गौर से देखना आपने, ये जो कार्बन है इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन आर के साथ, अब यहां से भी कार्बन और आर के दरमियान में होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा। एक्चुअली यहां से कौन सी गैस रिलीज हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली यहाँ से भी ये इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ मिलने वाला है और ये इसके साथ जब बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक पैरोक्साइड्स जो है ना हीट होने के बाद कन्वर्ट हो जाएंगे 2 कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वो प्रोड्यूस करेंगे 2 R डॉट्स, दीज आर रेडिकल्स। इस पहले स्टेप का नाम है इनिशिएशन। क्या नाम है इसका, इनिशिएशन। अब ये जो R डॉट है स्टूडेंट्स, अब ये यहां पे आएगा जी। अब ये यहां पे आके क्या करेगा, जरा देखिएगा, ये यहां पे आके क्या करेगा स्टूडेंट्स। डेफिनेटली R डॉट के बारे में आपको पता है कि ये अनस्टेबल है, मतलब कि रेडी है रिएक्शन करने के लिए। अब ये सामने मौजूद कार्बन के जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको डिस्ट्रैक्ट करेगा, उनको ब्रेक करेगा। और अब ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है ये R के साथ मिलेगा। स्टूडेंट, जैसे ये R के साथ मिलेगा तो अब जो होने वाला है मैं यहां लिखने वाला हूं R के साथ है स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा कार्बन जी, कार्बन के साथ हैं 2 हाइड्रोजन, मैं यहां पे उसको कंडेंस करके लिख रहा हूं। आगे फिर बॉन्ड, फिर कार्बन के साथ है 1 हाइड्रोजन और आगे है जी बेंजीन रिंग। ये याद रखिए, इसके साथ ये बेंजीन रिंग है। मैं इसको हार्ड जरा कर देता हूं। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन रिंग जी स्टूडेंट्स। अब जब ये जो बॉन्ड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जब इस R के साथ मिलेगा तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो चुका है, अभी यहां पे आ गया। इसका मतलब है कि इस कार्बन के अच्छे खासे, पहले अगर आप गौर करो 1 2 3 4
5, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी ये स्टेबल था ये कार्बन, लेकिन इसके इधर जाने से, इस इलेक्ट्रॉन के बाहर आने से, अब इस इलेक्ट्रॉन के बाहर आने से इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1 2 3 4 5 6, ये तो इधर जा चुका है, अब ये बाहर आ गया 7, यानी कि ये भी अनस्टेबल हो गया। अब ये जो अनस्टेबल कार्बन है ये नेक्स्ट कार्बन को इंटीमेट करेगा कि मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, बॉन्ड बनाया जाए मेरे साथ। सो अगर आप इस कार्बन को नोटिस करो, अगेन इस कार्बन के पास भी सिमिलर सिचुएशन है। ये भी क्या करेगा? पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, इस इलेक्ट्रॉन को इस इलेक्ट्रॉन के साथ, और ये फिर नेक्स्ट आगे। अच्छा, अब मैं इसको बना रहा हूं कार्बन, कार्बन के साथ स्टूडेंट कितने हाइड्रोजन है? 2। नेक्स्ट फिर कार्बन, कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन, और नेक्स्ट बेंजीन रिंग। जी डियर स्टूडेंट्स, अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन था अब वो चूंकि पीछे आ चुका है, और पीछे आने की वजह से अब वो इसके साथ मिल चुका है। सो अब ये 2 पिंक डॉट्स के दरमियान में ये जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है, ये लिंकेज है बिटवीन वन मोनोमर टू अनदर मोनोमर। अच्छा, मुझे बताइए, ये इलेक्ट्रॉन जब इस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बना लेगा तो ये अब आगे आ चुका है, सेम अब ये सामने वाले के साथ यही करेगा, यानी कि अब ये बॉन्ड टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन इससे मिलेगा, और ये फिर तैयार है नेक्स्ट अगले मोनोमर के साथ कंबाइन होने के लिए। यानी अब ये इससे मिलेगा और ये तैयार है नेक्स्ट आगे, रेडी है ये। अच्छा, अब मैं इस तरह से मजीद आगे यूनिट्स लगाता हूं, कितने? 4 CH2। मुझे ये ब्लू कलर से बनाना चाहिए जी। CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड बेंजीन। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से नेक्स्ट लास्ट CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड बेंजीन, और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है आगे चेन को कंटिन्यू करने के लिए। स्टूडेंट, ये जो प्रोसेस है ना जिसमें चेन आगे को जा रही है, इसका नाम है प्रोग्रेस हो रही है चेन, प्रोपगेशन। अच्छा, अब हम लिखेंगे दिस स्टेप इज कॉल्ड प्रोपगेशन। प्रोपगेशन, प्रोपगेशन नाम से जाहिर है प्रोग्रेस से निकला है, तरक्की, यानी यूनिट्स मिलते जाएं मिलते जाएं मिलते जाएं, प्रोग्रेस करते जाएं करते जाएं करते, प्रोपगेशन। अब प्रोपगेशन के बाद आखिर में क्या होगा? टर्मिनेशन। स्टूडेंट, टर्मिनेशन में क्या होने वाला है? अगर आप नोटिस करो तो ये 2 आर थे, एक आर ने शुरुआत करवाई कनेक्शंस की, अब जो दूसरा आर है वो आखिर पे आएगा और वो आके इसको यहां से प्रोग्रेस होने से रोकेगा। अब ये जो रुकने का प्रोसेस है जिसमें चेन आगे मजीद प्रोग्रेस नहीं करेगी, हम इसको बोलेंगे टर्मिनेशन। टर्मिनेशन। जी स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ना ये इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन समझ आ गया। अब कुछ बातें मैं आपसे करना चाह रहा हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए मजीद। लेट्स से मैं कहता हूं जी मेरे पास ये जो स्टाइरीन है, चूंकि अब ये एक जो पूरा पॉलीमर है, इसको पॉलीस्टाइरीन का नाम देंगे। क्या नाम देंगे? पॉलीस्टाइरीन। पॉलीस्टाइरीन। स्टूडेंट्स, ये पॉलीस्टाइरीन आप लोग पैकेजेस वगैरह में पैकिंग करने में यूज़ करते हैं। आपको ये स्क्रीन पे फॉर्म टाइप एक चीज़ नज़र आ रही है, पॉलीस्टाइरीन है, आपने घरों में देखी है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट कीजिए, जो मैं आपसे क्वेश्चन करने लगा हूँ वो ये है कि मेरे पास ये 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ लें कि ये 8 यूनिट्स नहीं है, ये 8 लाख हैं। मेरे पास अब इतनी जगह नहीं है, 8 लाख यूनिट्स हैं ये, 8 लाख। अब 8 लाख यूनिट्स को मैं कनेक्ट करना चाहता हूं और मैंने इसमें जो रेडिकल्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं R डॉट, वो मैंने 6 इंट्रोड्यूस करवाए हैं, यानी 6R डॉट इंट्रोड्यूस करवाए हैं। तो मुझे बताएं 6R डॉट के इंट्रोड्यूस होने से कितनी चेन्स बनेंगी? स्टूडेंट्स, अभी आपके सामने है सारा कि एक शुरू में आता था R और एक एंड पे आता था।
और इन बिटवीन यूनिट्स कनेक्शंस बनाते हैं, ऐड होते हैं एक दूसरे में। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, एक चेन बनाने के लिए 2 आर यूज होते हैं। इसका मतलब 6 आर है तो 3 चेन्स बनेंगी। अब 3 चेन्स यानी इसका मतलब है यू विल गेट 3 पॉलीमर्स या 3 चेन्स ऑफ पॉलीमर्स। अब सवाल यह है कि एवरेज मुझे बता सकते हैं कि कितने मोनोमर्स होंगे, उनकी डीपी यानी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होगी? सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, मैंने बोला 8 लाख। अब 8 लाख को आप क्या करें, 8 लाख को आप डिवाइड कर दें कितनी चेन्स के ऊपर? 3 चेन्स के ऊपर। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो डीपी होगी, डीपी यानी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। ये आपने एमसीक्यू याद रखना है, ये पेपर में आ सकता है। अब मैं मजीद कुछ चीजें इसमें ऐड करना चाहता हूं। स्टूडेंट याद रखिएगा, ग्रेटर नंबर ऑफ आर डॉट्स, जितने ज्यादा रेडिकल्स ज्यादा होंगे ना, अब चेन की लेंथ उतनी छोटी हो जाएगी। सो लेंथ ऑफ अ चेन विल बी स्मॉल। तो स्टूडेंट्स, ग्रेटर द नंबर ऑफ आर, लेंथ ऑफ अ चेन विल बी स्मॉल। यानी आप खुद ही सोचें ना कि जितने ज्यादा आप आर डालते जाएंगे, फर्ज करें 6 की बजाय अगर आप 8 आर कर देते, 8 रेडिकल्स कर देते, 8 रेडिकल्स करने का मतलब है कि अब 4 चेन्स बनेंगी। यानी कि जो 8 लाख थे, अब वो 3 की बजाय किस पे डिवाइड होंगे? 8 लाख जो हैं, 8 लाख जो यूनिट्स हैं वो 4 पे डिवाइड होंगे। अब 4 पे डिवाइड होने का मतलब है कि अब तकरीबन 2 लाख डीपी आएगी। पहले 2 लाख से बड़ी वैल्यू आएगी, थोड़ी पॉइंट्स में आंसर आएगा। सो अगर आप 5 चेन्स बनाते हैं यानी 10 आर डालते हैं तो मजीद जो डीपी है वो स्मॉल होती जाएगी। तो याद रखिएगा ये स्टूडेंट्स। अब एक और बात याद रखें, ग्रेटर द नंबर ऑफ आर जितने ज्यादा हैं, ये तो बात समझ आ गई, लेंथ ऑफ द चेन। अच्छा, यहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सिर्फ वर्ड लिखा है ना, विल बी स्मॉल। आप जस्ट यहां पे जो वर्ड कंसिडर करें वो आपने सिर्फ इतना वर्ड कंसिडर करना, लेंथ ऑफ चेन। ग्रेटर आर, लेंथ ऑफ चेन डेफिनेटली कम, विल बी स्मॉल तो मैंने समझाने के लिए लिखा, लेंथ ऑफ चेन कम। अच्छा, लेंथ ऑफ चेन का सॉलिडिफिकेशन के साथ स्टूडेंट्स डायरेक्ट ताल्लुक है। मतलब क्या है सॉलिडिफिकेशन के साथ डायरेक्ट ताल्लुक है कि जितनी लेंथ ऑफ चेन ज्यादा होगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा, सॉलिडिफिकेशन उतनी ज्यादा होगी। जितनी लेंथ ऑफ चेन कम होगी, सॉलिडिफिकेशन कम होगी। अच्छा, सॉलिडिफिकेशन कम होगी तो जाहिर सी बात है लिक्विफिकेशन ज्यादा रहेगी, जो आपका पॉलीमर है वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। यानी ग्रेटर नंबर ऑफ आर करने की वजह से जो आपके पास पॉलीमर बनेगा वो लिक्विड स्टेट में रहेगा, और लेस नंबर ऑफ आर करने से आपके पास लिक्विफिकेशन कम, सॉलिडिफिकेशन ज्यादा, यानी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। ये सारे पॉइंट्स ना एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, आपको ये पता होने चाहिए। जी स्टूडेंट्स, अब मैं आपको मजीद कुछ पॉइंट्स लिखवाने वाला हूं एडिशनल पॉलीमराइजेशन के हवाले से। सो एडिशनल पॉलीमराइजेशन के हवाले से जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है इंक्रीज इन लेंथ फ्रॉम वन साइड ओनली। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक तरफ से आपने देखा था कि जब आर ने प्रोग्रेस स्टार्ट करवाई थी तो फिर एक की तरफ से लेंथ में इजाफा हो रहा था और एंड में जाके टर्मिनेशन की वजह से वो स्टेप रुका था। तो प्रोग्रेस एक तरफ से जा रही है, इस तरफ से नहीं जा रही। सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी स्टूडेंट्स। अब हम लास्ट में एडिशनल पॉलीमराइजेशन को ना अब डिफाइन करने वाले हैं, उसके बाद हम कंडेंसेशन को शुरू करेंगे। सो एडिशनल पॉलीमराइजेशन की अगर डेफिनेशन लिखी जाए, unsaturated monomers linked
together without elimination of any small molecule, बगैर किसी छोटे मॉलिक्यूल के एलिमिनेशन के जो अनसैचुरेटेड मोनोमर्स हैं वो लिंक करते जाएंगे, और इस तरह का जो लिंकिंग प्रोसेस है हम उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? एडिशनल पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीस्टाइरीन की एग्जांपल है। 3 स्टेप्स मैंने आपको समझा दिए, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन पेपर में पूछी जा सकती है। जनरल रिप्रेजेंटेशन, जनरल रिप्रेजेंटेशन से मुराद क्या है कि आपने जनरली इसको लिखना है तो कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? सबसे पहले तो ये आप लिखोगे फॉर्मूला ऑफ पॉलीस्टाइरीन जी। अच्छा, ये खाली है स्टाइरीन का फॉर्मूला। स्टाइरीन की पॉलीमराइजेशन और कौन सी वाली? एडिशनल, ये साथ मेंशन करना है। और आगे फिर आप मेंशन करोगे जिस तरह CH2, यानी किसी एक यूनिट को आप मेंशन कर दें। लाइक अगर आप यहाँ इसी को मेंशन कर दें CH2 बॉन्ड CH कनेक्टेड विद बेंजीन। अच्छा, आप इस तरफ से भी एक ब्रैकेट बनाएंगे, इस तरफ से भी एक ब्रैकेट बनाएंगे और N लिखेंगे। N का मतलब है कि ये यूनिट्स जो हैं, आप देख सकते हैं ये यूनिट्स जो हैं ये इसी तरह से आगे ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू रहेंगे सेम, और मैंने इनको पिंक कलर से मेंशन किया। तो ये इनकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है। स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने वाले हैं कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम देखने वाले हैं कंडेंसेशनल या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। कंडेंसेशनल भी कह सकते हैं आप इसको। सो कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन की पहले एग्जांपल और फिर हम इसको डिफाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे एक कंपाउंड लेना है OH CH2 OH, इथाइलिन ग्लाइकोल, आप सब इसके नाम से वाकिफ हैं। अब ये बाई फंक्शनल है, यानी 2 तरफ OH लगा हुआ है। अब ये एक मोनोमर है, मैं इसको पिंक कलर से बना लेता हूँ। अब इसके सामने मैं यहाँ पे एक और मोनोमर लेता हूँ जो कि एक कार्बोक्सिलिक क्लास से बिलोंग करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, टरफेटालिक एसिड। जी स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास टरफेटालिक एसिड है, टरफेटालिक एसिड। अच्छा, इसको कुछ टेरेफेटालिक एसिड भी बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत फ़र्क रह जाता है किताबों में, लेकिन इसको ज़्यादातर जो लैंग्वेज में वो टरफेटालिक एसिड ही कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप ये टरफेटालिक एसिड, ये भी बाई फंक्शनल है, यानी 2 तरफ इसका ग्रुप लगा हुआ है। अब होगा क्या, इसको मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं। अब मान लीजिए कि इसके सामने अगेन इथिलीन ग्लाइकोल आएगा और उस इथिलीन ग्लाइकोल के सामने दोबारा टरफेटालिक एसिड आएगा और ये इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। अब अगर ये पॉलीमराइजेशन का प्रोसेस फॉलो करेंगे, पॉलीमराइजेशन का, तो उसमें होगा ये कि इस तरफ से स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली साइड से ये बच्चे गलती करते हैं, यहां से निकलेगा OH। उसकी वजह आपको चैप्टर 13 में बता के आए हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड से OH आसानी से निकलता है और यहां से निकलेगा H। अच्छा, बच्चे गलती करते हैं, बच्चे यहां से OH निकाल देते हैं और यहां से H निकाल देते। अच्छा, यहां से OH निकालना है कार्बोक्सिलिक एसिड वाले से और यहां से आपने H+ निकालना है। अच्छा, वाटर एलिमिनेट होगा। अच्छा, अगर ये प्रोसीजर डेफिनेटली आगे से भी कंटिन्यू होता तो यहां से डेफिनेटली स्टूडेंट्स क्या निकलता? OH, और इस तरफ से क्या निकलता? H+।
ठीक है, ये याद रखिएगा। खैर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि जब ये H और OH वाटर रिलीज हो जाएगा तो अब इनके दरमियान में जो लिंक बनने वाला है वो ज़रा नोटिस कीजिएगा। अच्छा, यहाँ लिखूँगा खाली मैं ऑक्सीजन, क्योंकि ये ऑक्सीजन H+ के निकलने से पीछे डेफिनेटली कनेक्ट होगा। आगे आएगा CH2, फिर आगे आएगा CH2। जी स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट आएगा फिर ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन कनेक्ट होगा C+O, और फिर नेक्स्ट इट्स बेटर कि मैं इसको ब्लू से बना लूँ यहाँ से, बेंजीन रिंग, और नेक्स्ट फिर हमारे पास C+O, और आगे से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास फिर फर्दर ऑक्सीजन होगा, लेकिन ये ऑक्सीजन ये वाला नहीं होगा बल्कि इस वाले इथाइलिन ग्लाइकोल का होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर मैं देखूं उसको, फिर आगे CH2, फिर CH2, फिर ऑक्सीजन, और आगे ये कंटिन्यू रहेगा। सो अगर हम इसको नोटिस करें, इसको ब्रैकेट करना चाहें तो इस तरफ से यहाँ ब्रैकेट कर दें और इस तरफ से यहाँ ब्रैकेट कर दें। ठीक है, अच्छा, ये जो आपके पास कंपाउंड बना है दिस इज डेक्रोन, इसका केमिकल नेम है डेक्रोन। स्टूडेंट डेक्रोन जो है ना वो एक पॉलीएस्टर है, पॉलीएस्टर। अच्छा, अब एस्टर क्या होता है पहले इसको समझ लें। वैसे तो आपको पता है RC+O+R। अच्छा, ये जो है ना ये एस्टर की रिप्रेजेंटेशन है जनरल। अगर आप नोटिस करो स्टूडेंट्स तो ये ग्रुप हम इसको कंसिडर करते हैं ग्रुप ऑफ R। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीजन, फिर नेक्स्ट हमारे पास है C+O, और फिर नेक्स्ट हमारे पास R। अच्छा, R की जगह ना यहाँ AR यानी एराइल ग्रुप्स भी आ सकते हैं, ये AR। अच्छा, नेक्स्ट फिर यही C+O+R, यानी कि ये चीज़ ना रिपीटेशन में आ रही है, तो दैट्स व्हाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पॉलीएस्टर। डेक्रोन इसका केमिकल नेम है इस पॉलीमर का। अच्छा, अब ये जो फिनोमेना है जिसमें बाई फंक्शनल यूनिट्स आपस में मिलते हैं और एलिमिनेट करते हैं, एलिमिनेशन होती है यहां से, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, और सम टाइम यहाँ पे कोई छोटा मिथाइल ग्रुप भी लग सकता है, आ सकता है, यहाँ से एलिमिनेट हो सकता है। सो इस तरह से जब यूनिट आपस में मिलेंगे स्टूडेंट्स, इस तरह से जब यूनिट आपस में मिलेंगे कि उनके मिलने से एलिमिनेशन हो किसी स्मॉल मॉलिक्यूल की, या वो वाटर हो सकता है या कोई मिथाइल ग्रुप हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल हो सकता है। सो इस वे ऑफ कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन। ये आपके सामने कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन की एग्जांपल है। अब इसकी अगर आप कुछ प्रॉपर्टीज लिखें, फिर हम इसको एंड पे डिफाइन करेंगे। प्रॉपर्टीज मतलब कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स लिखें। द फर्स्ट पॉइंट इज चेन लेंथ इंक्रीज फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइडों से आपने देखा चेन की लेंथ इंक्रीज कर रही है, यानी कि प्रोसेसिंग इधर से भी हो रही है, यानी इधर से भी मजीद यूनिट आपस में मिल सकते हैं और इधर से भी। ठीक है, यानी कि पॉलीमर की लेंथ में इजाफा चेन के दोनों इतराफ से हो रहा है, और जहां जहां से भी लिंक बनेगा वहां वहां से स्टूडेंट्स क्या रिलीज होगा? वाटर। और याद रखने वाली बात क्या है कि जो एसिड है टफ एटालिक एसिड, वहां से OH रिलीज होगा, और जो अल्कोहल है इथिलीन ग्लाइकोल, जिसको हम 1,2-डाई ओल इथेन डाइओल भी कह सकते हैं, वहां से स्टूडेंट्स क्या रिलीज होगा? H+। ये बात याद रखने वाली है, ये पेपर में आपने गलत नहीं कर देना काइंडली। अच्छा, चेन लेंथ इंक्रीज फ्रॉम बोथ साइड। नेक्स्ट पॉइंट, इट कंप्लीट इन सिंगल स्टेप। ये ना सिंगल स्टेप में प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना, उसमें इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन थी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है स्टूडेंट्स। अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन
in which monomers, अच्छा मोनोमर्स की खास बात क्या है, बाईफंक्शनल ग्रुप। बाईफंक्शनल ग्रुप का मतलब दोनों एंड्स पे ग्रुप्स थे, पॉलीमराइजेशन इन विच मोनोमर्स यानी बाईफंक्शनल ग्रुप्स कंबाइन टू फॉर्म पॉलीमर with the removal of water and methyl alcohol, यानी कि like a small molecule। एग्जाम्पल में आप वाटर या मिथाइल अल्कोहल को लिख सकते हैं। इस तरह की जो पॉलीमराइजेशन है उसको स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन। आई रियली होप कि आपको एडिशनल एंड कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन दोनों समझ आ गए हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज करते हैं जिसमें हमारे कुछ प्रीवियस टॉपिक्स के क्वेश्चंस भी होंगे और इस टॉपिक के रेलेवेंट भी होंगे। सो लेट्स मूव टूवर्ड व्हाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, तो क्विज स्टार्ट करने से पहले आपके सामने स्क्रीन पे एक टेबल नजर आ रहा है। पहले मैं थोड़ा सा टेबल के बारे में बता दूं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशनल एंड कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन, अगर डिफरेंशिएट करने को बोलेगा तो आपने इस तरह टेबल की फॉर्म में करना है। पहला डिफरेंस तो दोनों की डेफिनेशन ही है। आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि एडिशनल पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर्स हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं। सो इन दिस पॉलीमराइजेशन अनसैचुरेटेड मोनोमर कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल। ये अगर कंडेंसेशन की बात करें तो उसमें आपने पढ़ा इस तरह की जो पॉलीमराइजेशन होती है, इन दिस पॉलीमराइजेशन मोनोमर हैविंग फंक्शनल ग्रुप कंबाइन टू गिव अ प्रोडक्ट विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर एंड मिथाइल अल्कोहल। अच्छा, एडिशनल पॉलीमराइजेशन आपने पढ़ा, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, जबकि कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन में एक एंड से H+ निकला था और दूसरे एंड पे OH यानी आयनिक नेचर है। स्टूडेंट इसी तरह अगर बाकी डिफरेंसेस को देखें जो कि ऑलरेडी आप लोगों को पता है, लेकिन जस्ट उसको रिव्यू कर रहे हैं कि जो एडिशनल पॉलीमराइजेशन थी वो कंप्लीट होती थी 3 स्टेप में, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन, जबकि ये सिंगल स्टेप में है। और जो हमारे पास एडिशनल पॉलीमराइजेशन है स्टूडेंट्स, उसकी लेंथ ऑफ द चेन एक साइड से बढ़ती है, जबकि कंडेंसेशन में दोनों तरफ से बढ़ती है। और एंड पे आप दोनों की एक एक एग्जाम्पल कोट करेंगे जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम मूव करते हैं एमसीक्यूज की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज एन एडिशनल पॉलीमर। इनमें से कौन है जो एडिशनल है। अच्छा स्टूडेंट्स, ऐसा है कि अभी आप लोगों ने एडिशनल पॉलीमराइजेशन पढ़ा इसी लेक्चर में, तो आपने पॉलीस्टाइरीन को डिटेल से पढ़ा है। तो पॉलीस्टाइरीन इज अ राइट आंसर, सो द चॉइस इज पॉलीस्टाइरीन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। स्टूडेंट्स आप ये बात पढ़ चुके हैं कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से क्या मुराद है। अब आपने थर्म यानी हीट की बेस पे ना आपने प्रीवियस टॉपिक्स में थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर एंड थर्मोसेटिंग पॉलीमर, अब थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर थे जो रिपीटेडली आप हीट करें सॉफ्ट हो जाते हैं, कूल करें हार्ड हो जाते हैं। लेकिन थर्मोसेटिंग में क्या था कि आप थर्मोसेटिंग में क्या करते थे कि द पॉलीमर विच बिकम हार्ड ऑन हीटिंग एंड कैन नॉट बी सॉफ्टन अगेन। तो अगर आप उसकी एग्जाम्पल याद रखें तो बेकलाइट। उसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आपको और एग्जाम्पल्स भी याद होनी चाहिए, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजन, टेरलिन, ये सारी एग्जाम्पल्स आपको दी थी, तो आपने सबको याद रखना है। तो फिलहाल इधर राइट आंसर है बेकलाइट। नेक्स्ट, विच वन इज नॉट अ पॉलीमर। इनमें से कौन है जो विच वन इज नॉट अ पॉलीमर, जो पॉलीमर नहीं है। स्टूडेंट अगर आप देखें टेफ्लॉन, जो कि आप लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाम सुन रखा है, ये पॉलीमर है। ग्लाइकोजिन पॉलीमर है, स्टार्च। पेट्रोलियम जो है ना वो मिक्सचर है, पॉलीमर नहीं है। सो राइट आंसर इज डेल्टा। जी स्टूडेंट्स, विनाइल एसीटेट रिएक्ट विद ब्यूटाइल मेलिएट टू फॉर्म। अंडरस्टूड है कि विनाइल एसीटेट एक मोनोमर है, ब्यूटाइल मेलिएट दूसरा मोनोमर है। तो दो तरह के मोनोमर मिलेंगे तो कोपोलीमर ही बनेंगे ना। सो द राइट आंसर इज कोपोलीमर। जी स्टूडेंट्स, विच वन इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर। इनमें से कौन है जो कंडेंसेशन पॉलीमर है। अब आपने जो कंडेंसेशन पॉलीमर की एग्जांपल पढ़ी थी वो पॉलिएस्टर था, यानी डेकोरॉन था वो।
लेकिन अब हमारे यहाँ जो ऑप्शन यहाँ अभी दी गई हैं वो पॉलीइथिलीन है, पीवीसी है एंड पॉलीस्टाइरीन एंड नायलॉन 66 है। अब यहाँ पे कभी कभार एमसीक्यू इस तरह भी सॉल्व करने पड़ते हैं कि हमें देखना होता है कि राइट आंसर देखने के लिए जो रॉन्ग आंसर है वो क्या है। पॉलीइथिलीन, स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि इथिलीन में डबल बॉन्ड है और आप जब इसको पॉलीमराइज कराएंगे तो ये एडिशनल पॉलीमराइजेशन से ही गुजरेगा। अच्छा, पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है, दिस इज विनाइल एंड क्लोराइड, ये भी अनसैचुरेटेड है तो ये भी एडिशनल ही। अच्छा, पॉलीस्टाइरीन भी आपने एडिशनल में पढ़ा है। अब इन फ्यूचर आपने टॉपिक पढ़ना है नाइलॉन 66, क्योंकि आपने अभी ये पढ़ा नहीं था। सो खैर अभी आप इसका आंसर इस तरह भी दे सकते हैं कि ये तीनों जो ऑप्शंस हैं ये एडिशनल हैं, ए बी सी। जो बाकी बचेगा डेफिनेटली डेल्टा, वो कौन सा होगा, कंडेंसेशनल पॉलीमराइजेशन। सो राइट आंसर है स्टूडेंट्स डेल्टा नाइलॉन 66। अब चलते हैं स्टूडेंट्स लाइट बोर्ड की तरफ। आई रियली होप कि आपको एमसीक्यूज ये क्लियर हैं, और लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं और अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, आई रियली होप कि आपको एमसीक्यू समझ आ गए हैं। प्रीवियस टॉपिक्स को भी हमने टच किया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।